प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का है वीडियो कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 1 सत्ता की साझेदारी का अगला भाग है। यह वीडियो तीसरा वीडियो है इस पाठ का। इसमें आज आप सभी श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित आंसू के बूंद के समान एक छोटा सा द्वीप है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य से 2437 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह स्थल मार्ग से यदि माने तो भारत में जब रामचंद्र जी ने राम सेतु बनवाया था तो उस राम सेतु से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका में औपनिवेशिक काल में अर्थात अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसे अनेक भारतीय थे जो अंग्रेजों के अत्याचार से या व्यापार के कारण वहाँ जाकर के बस गए। तमिलनाडु के कुछ लोग तो वहाँ जो पहुँचे वो तमिल भाषा का प्रचार प्रसार किए। सिंहली चूँकि श्रीलंका की मुख्य भाषा है, मूल भाषा है, लेकिन वहाँ तमिल भाषा का भी प्रचार प्रसार हुआ और उनके द्वारा उनके जो संपर्क में आए वो सभी तमिल भाषा बोलने लगे। और जो यहाँ के तमिलनाडु के जो निवासी थे वो भारतीय मूल के तमिल कहलाए, और जो वहाँ के जो तमिल बोलने वाले लोग हुए वो जो वहाँ के मूल निवासी थे वो श्रीलंकाई मूल तमिल भाषी कहलाए। चूँकि श्रीलंका की मूल भाषा सिंहली है, वहाँ के मूल निवासी सिंहली बोलते हैं और सिंहली बहुसंख्यक हैं। श्रीलंका के दक्षिणी भाग में पूरा जो दक्षिणी भाग है और दक्षिणी पश्चिमी भाग है वहाँ पर सिंहली ही निवास करते हैं, वहाँ के मूल निवासी निवास करते हैं और वो बौद्धिस्ट हैं। हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सम्राट अशोक के समय में हुआ था, इसलिए वहाँ का पूरा जो समुदाय है वो बौद्धिस्ट है अर्थात बुद्ध धर्म को मानता है। बहुसंख्यक होने के नाते से वहाँ उन पर वहाँ के शासन पर, प्रशासन पर और हर संसाधन पर जो अधिकार होता है, जो वर्चस्व होता है वह सिंहलियों का अधिक है। क्योंकि 74% कुल आबादी के 74% सिंहली हैं और 18% तमिल हैं। उन तमिलों में जो 5% हैं वो भारतीय मूल के तमिल हैं और जो 13% हैं वो सिंहली अर्थात श्रीलंका के मूल तमिल हैं। उसको सिंहली नहीं कहेंगे, श्रीलंकाई तमिल कहेंगे। और 13% हैं श्रीलंकाई तमिल और 5% भारतीय मूल के तमिल भाषी हैं। शेष 7% वहाँ ईसाइयों का जमावड़ा है। क्योंकि अंग्रेजों के शासन काल में और श्रीलंका पर भी उनका शासन प्रभाव था, इसलिए वहाँ जो ईसाई हो गए वो ईसाई कहलाए। 7% वहाँ ईसाई हैं। शेष 1% मुस्लिमों के शासनकाल में वहाँ जो मुस्लिम बन गए वो मुस्लिम हैं। तो इस प्रकार 100% जनसंख्या में 74% सिंहली, 18% तमिल, 7% ईसाई और 1% मुस्लिम जनसंख्या वहाँ है। उन तमिलों में 18% तमिल में 5% भारतीय मूल के तमिल और 13% श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं। बहुसंख्यक होने के नाते सिंहलियों का वर्चस्व श्रीलंका के प्रत्येक संसाधनों पर, राजनीति में भी और प्रशासन में भी रहता है। अब श्रीलंका में यदि माने तो वहाँ बहुसंख्यकवाद है। बहुसंख्यकवाद अर्थात ऐसे समुदाय के लोग जो किसी देश में सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं और सर्वाधिक संख्या में निवास करने के नाते हर संसाधन पर, राजनीति में भी और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं और अपने अनुसार देश का शासन प्रशासन चलाना चाहते हैं। वे अल्पसंख्यक अर्थात दूसरे भाषा के लोग, दूसरे समुदाय के लोगों के इच्छाओं, उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना भी करते हैं, उनकी स्वतंत्रता भी छीनते हैं। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है जहाँ पर भी है उसे हम बहुसंख्यकवाद की विचारधारा कहते हैं। श्रीलंका में इसी प्रकार की विचारधारा सिंहलियों के अंदर है जो वहाँ के मूल निवासी हैं। तो श्रीलंका में हम यह कह सकते हैं कि बहुसंख्यकवाद वहाँ पनपा, और बहुसंख्यकवाद पनपा तो 1948 ईस्वी में जब अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ श्रीलंका, तब वहाँ जो शासन पद्धति, जो सरकार बनी
वह उस सरकार के जो सरकार में सिंहलियों का बाहुल्य था और उसके प्रमुख सरकार के जो प्रमुख नेता थे वो अपने बहुसंख्यकवाद को फलीभूत करने के लिए अनेक प्रकार के संविधान में संशोधन किए, कानून बनाए, जिसके अंतर्गत वो सिंहली जो वहाँ भाषा थी उसको राजभाषा घोषित किए और उन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। शेष जो धर्म थे, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, उन धर्मों की उन्होंने अवहेलना की, उनकी संस्कृतियों को अवहेलना की, उनकी भाषा को अवहेलना की। इस प्रकार अल्पसंख्यकों के अनेक अधिकारों को भी छीना। केवल जो विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां होती थीं या सरकारी जो भी नियुक्तियां होती थीं, नौकरियों में, शिक्षा में भी अनेक प्रकार के आरक्षण सिंहलियों को दिए गए, जबकि आरक्षण इन अल्पसंख्यकों को होना चाहिए। आज अपने भारत में देखिए, अल्पसंख्यकों को विशेष प्रकार के आरक्षण दिए जाते हैं, उन्हें बहुसंख्यक की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। जो निम्न वर्ग के, जो गरीब तबके के लोग हैं, जातियां हैं, उनको भी ऊपर उठाने के लिए, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण दिए जाते हैं। परंतु श्रीलंका में बहुसंख्यकों का वर्चस्व दबदबा बना रहा, इस नाते अल्पसंख्यकों की दशा जो थी वो दीनहीन थी। इसलिए अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग थे वो सब एकत्रित हुए। इसमें जो तमिल भाषी लोग थे 18% जिनकी संख्या है, वे ज़्यादा एकत्रित हुए और उसमें कुछ जो है मुस्लिमों ने भी साथ दिया। ईसाई अपना तटस्थ रहे जो 7% जनसंख्या है, और तमिलों ने मिल करके एक राजनीतिक अपना अलग से एक पार्टी बनाई और उस पार्टी ने यह प्रस्ताव रखा सरकार के सामने, विपक्ष के रूप में वो पार्टी बनी और यह प्रस्ताव रखा कि जो सिंहली के साथ साथ तमिल को भी और एक सम्मान मिले, तमिल भाषा को सम्मान मिले और शेष जो धर्म हैं उन सभी धर्मों को भी सम्मान मिले, हमारी संस्कृति की रक्षा हो, हमारी आवश्यकताओं को भी ध्यान दिया जाए, हमें भी, और शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर दिए जाएं। लेकिन यह प्रस्ताव जो सरकार थी, वर्तमान सरकार थी, उसने इस प्रस्ताव को नकार दिया। तब जाकर के 1980 ईस्वी में और तमिलों ने एक अपना संगठन बनाया, जो सरकार से लड़ने के लिए एक अपना गुट बनाया, जो श्रीलंका में और आतंकवादी संगठन उसे घोषित किया गया, जिसका नाम था लिट्टे। सन 1980 ईस्वी में लिट्टे नामक और संगठन का निर्माण हुआ, जो तमिलों ने मिलकर बनाया। उसमें भारतीय मूल के भी तमिल थे, उसमें श्रीलंकाई मूल के भी तमिल थे, और मिल करके लिट्टे नामक संगठन बनाया। लिट्टे अर्थात लिबरेशन फ्रंट ऑफ द तमिल ईलम। तो इस प्रकार का उन्होंने संगठन बनाया और इस संगठन के माध्यम से जो है श्रीलंका में तमिलों की खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास किया। तमिलों के अधिकार, भाषा, संस्कृति और उनकी आवश्यकताओं के लिए लड़ाई लड़ी। इस प्रकार जब लिट्टे ने अपना आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन में पहले अहिंसात्मक था, बाद में दोनों में संघर्ष छिड़ा, सिंहली और तमिलों में, और इस प्रकार से खून खराबा हुआ, गृह युद्ध की स्थिति आ गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका आर्थिक, सामाजिक और विश्व पटल पर राजनीतिक दृष्टि से भी वह पिछड़ गया। उसकी भर्त्सना की जाने लगी, वहाँ के लोकतंत्र की आलोचना की जाने लगी। तो इस प्रकार से जो सत्ता की साझेदारी श्रीलंका में दिखाई दी, वह केवल बहुसंख्यकवाद की थी, न कि उसमें समाजवाद की थी या लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप थी। लोकतंत्र की वहाँ हत्या हुई। जबकि बेल्जियम में अगर देखा जाए तो बेल्जियम में जो अल्पसंख्यक थे, जो बहुसंख्यक थे, जिन जिन क्षेत्रों में थे, उन क्षेत्रों के आधार पर संविधान में संशोधन किया गया। वहाँ के नेताओं ने और बुद्धिमत्तापूर्ण अपनी समझदारी दिखाते हुए गृह युद्ध की स्थिति को रोका और सबको समान अवसर दिया, सबको सम्मान दिया, चाहे वह अल्पसंख्यक हों, चाहे वह बहुसंख्यक हों, सबको एक समानता का अधिकार सुनिश्चित किया।
इस प्रकार से बेल्जियम ने अपने यहाँ समझदारी दिखाते हुए गृह युद्ध की स्थिति को रोक लिया और इस प्रकार लोकतंत्र का जो बेल्जियम मॉडल है वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ, पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा की जाने लगी। परंतु वहीं श्रीलंका का जो लोकतांत्रिक मॉडल है उसकी भर्त्सना पूरे विश्व में की जाती है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसकी भर्त्सना की, बार बार इसकी आलोचना की और श्रीलंका में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए यूएनओ ने अनेक प्रयास किए। तो इस प्रकार से आज हम श्रीलंका और इसके पूर्व के वीडियो में बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का जो स्वरूप हमने समझा, उसके माध्यम से हमें यह ज्ञात हो गया कि सत्ता की साझेदारी का स्वरूप निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देश में कोई कलह नहीं रहेगा, सबकी उन्नति होगी, सबका विकास होगा और जब सभी नागरिक प्रसन्न रहेंगे, सभी नागरिक खुशहाल रहेंगे तो निश्चित रूप से उस देश का भी विकास होगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आपने श्रीलंका और बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की तुलना और श्रीलंका में पूर्ण रूप से जो सत्ता की साझेदारी का स्वरूप था उसको समझा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।